हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का अगला चैप्टर नंबर 25 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि जनन स्वास्थ्य। इस चैप्टर में हम लोग टोटल 60 एमसीक्यूज कवर करेंगे दो पार्ट्स में। ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 आएगा और हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ये बायो का 9th चैप्टर है। इस पूरे सीरीज का 25th चैप्टर है, लेकिन बायो का ये 9th चैप्टर है और इस चैप्टर के साथ हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी समाप्त हो जाएगा, जो कि आपके बायो के सिलेबस का एक बहुत बड़ा पोर्शन है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी का ये लास्ट चैप्टर है हमारा। तो बाकी के चैप्टर्स बायो के अंदर या फिर एनसीईआरटी सीरीज के अंदर मैंने जितने भी चैप्टर्स अब तक करवा दिए हैं, अगर आप उन सभी को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को आप चेक करो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस चैप्टर के पहले सवाल से। पहला सवाल बहुत ही आसान, WHO का फुल फॉर्म क्या है? WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। बी हमारा राइट आंसर। WHO का मुख्यालय कहां पर स्थित है? WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। तो बी हमारा यहां पर राइट आंसर। अगला सवाल है, विश्व में किस देश ने सबसे पहले परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की? सबसे पहला कौन सा देश है जिसने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया था? ये देश है भारत। तो डी हमारा राइट आंसर। अब यहाँ पर समय पूछा गया है कि परिवार नियोजन या फिर परिवार कल्याण भी बोलते हैं इसे, इस कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? भारत ने सबसे पहले स्टार्ट किया इस कार्यक्रम को, तो कब स्टार्ट किया? ये है 1951। तो सी हमारा राइट आंसर। अगला सवाल है, परिवार नियोजन कार्यक्रम को वर्तमान में कहा जाता है? जो फैमिली प्लानिंग है जो 1951 में इंडिया ने स्टार्ट किया था, उसे आज के डेट में क्या कहा जाता है? उसे आज के डेट में कहा जाता है जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। तो ए हमारा राइट आंसर। अगला सवाल है, गर्भाशय में भ्रूण के चारों तरफ से घेर कर रखता है, इनमें से कौन है जो यूट्रस के अंदर एम्ब्रियो को चारों तरफ से घेर करके रखता है? ये है एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, एमनियोटिक द्रव। इस पिक्चर को आप देखिए, इस पिक्चर में यूट्रस दिखाया गया है और यूट्रस के अंदर आपको एम्ब्रियो नजर आ रहा है। ये है प्लेसेंटा, ये है अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसके बारे में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 24 में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। आपको एक गुब्बारे के जैसी संरचना दिख रही है जिसके अंदर एम्ब्रियो है। ये गुब्बारे की जैसी एक संरचना है, इसे एमनियोटिक सैक बोलते हैं और इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, द्रव भरा होता है, जिसे हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। इस एमनियोटिक फ्लूइड का काम क्या है? ये एमनियोटिक फ्लूइड एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है। साथ में ये एमनियोटिक फ्लूइड एम्ब्रियो के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। ये एमनियोटिक फ्लूइड एम्ब्रियो के अंदर वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करता है। इस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर एम्ब्रियो के सेल्स होते हैं जिसे एमनियोसाइट्स कहते हैं, और कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं इस एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में। अगला सवाल है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें एमनियोटिक द्रव को, जो अभी आपने देखा एमनियोटिक फ्लूइड जिसमें बच्चा तैर रहा होता है यूट्रस के अंदर, उसको निकाल कर जांच की जाती है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है एमनियोसेंटेसिस, उल्बवेदन, एमनियोसेंटेसिस। ए हमारा राइट आंसर। अभी आपने देखा कि एमनियोटिक फ्लूइड में एम्ब्रियो के सेल्स होते हैं, तो एमनियोसेंटेसिस में एमनियोटिक फ्लूइड को डॉक्टर कुछ अमाउंट में बाहर निकालते हैं और उस फ्लूइड के अंदर जो सेल्स हैं, एम्ब्रियो के सेल्स हैं, और उनमें जो क्रोमोजोम्स हैं, गुणसूत्र हैं, उनको अध्ययन करते हैं, उनका स्टडी करते हैं। जो बच्चा जन्म लेने वाला है उसमें किसी प्रकार की कोई अनुवांशिक बीमारी तो नहीं है। अगला सवाल है कि एमनियोसेंटेसिस नहीं किया जाता इनमें से किसके लिए? एमनियोसेंटेसिस, मैंने अभी आपसे कहा कि एमनियोसेंटेसिस में क्या होता है, कुछ एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकालते हैं, उनमें जो सेल्स होते हैं, उनमें जो क्रोमोजोम्स प्रेजेंट होते हैं, उन सेल्स में गुणसूत्र उपस्थित होते हैं, उन कोशिकाओं में, उनको स्टडी किया जाता है। और बच्चे में किसी प्रकार की कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, अनुवांशिक बीमारी है, इनके बारे में पता लगाया जाता है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स को डिटेक्ट करने के लिए सही है डाउन सिंड्रोम। ये जो डाउन सिंड्रोम है ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर ही है, तो इसका भी पता लग जाएगा। साथ में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को पता करने के लिए, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट यानी जो एम्ब्रियो है
उसके ब्रेन में या फिर स्पाइनल कॉर्ड में किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट है तो ये भी पता लग जाएगा। तो इन सब के लिए तो एमनियोसेंटेसिस किया जाता है। अब एक हमारे पास विकल्प है सेक्स डिटर्मिनेशन, भ्रूण के लिंग की जांच के लिए। देखो, एमनियोसेंटेसिस के जरिए क्रोमोजोम का स्टडी किया जाता है, गुणसूत्र का अध्ययन किया जाता है। तो अगर गुणसूत्र का अध्ययन किया जाता है तो वहाँ से ये भी पता लग जाएगा कि गुणसूत्र का पैटर्न क्या है। आप जानते हो, अगर 44 प्लस XX है तो फीमेल, अगर 44 प्लस XY है तो मेल। तो यहाँ से ये भी पता लग जाएगा कि जो बच्चा जन्म लेने वाला है वो लड़का है या लड़की है। लेकिन ये इलीगल है। एमनियोसेंटेसिस के जरिए लिंग का जांच करना, सेक्स डिटर्मिनेशन करना एम्ब्रियो का, ये इलीगल है, गैर कानूनी है, अपराध है हमारे देश के अंदर। तो इसके लिए एमनियोसेंटेसिस नहीं किया जा सकता। याद रखना, इस प्रक्रिया के अगर हम बायो के नज़रिए से देखें तो इस प्रोसीजर के जरिए सेक्स को डिटरमाइन किया जा सकता है, सेक्स का पता लगाया जा सकता है, लेकिन ऐसा करना गैर कानूनी है। इस हिसाब से मैं यहाँ पर ए टिक कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि एमनियोसेंटेसिस का प्रयोग भ्रूण के लिंग जांच के लिए नहीं किया जा सकता। क्योंकि आप जानते हो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अगर पता लग गया कि ये लड़की है तो उस एम्ब्रियो को यूट्रस के अंदर ही मरवा दिया जाता है। इसीलिए ये गैर कानूनी है। अगला है, इनमें से कौन एक जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, अनुवांशिक बीमारी नहीं है। डाउन सिंड्रोम अनुवांशिक बीमारी है। डाउन सिंड्रोम के साथ कोई बच्चा अगर पैदा लेता है, जन्म लेता है, तो उसके अंदर 46 गुणसूत्र की जगह पर 47 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, 47 क्रोमोजोम्स होते हैं। उसके बाद हीमोफीलिया, ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर है। हीमोफीलिया के साथ अगर कोई बच्चा जन्म लिया तो उनमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा। जैसे उसके बॉडी पे कहीं पे कट लग गया तो ब्लीडिंग होगा, तो कुछ देर के बाद क्लॉट हो जाना चाहिए था, तो ब्लड क्लॉट नहीं करेगा, रक्त का थक्का जल्दी नहीं जमेगा। उसके बाद है सिकल सेल एनीमिया, ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इस बीमारी में जो ब्लड में RBC होता है, लाल रक्त कोशिकाएं होती है, उनमें खराबी होती है। हम लोग इन बीमारियों के बारे में दूसरे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतनी बातें ध्यान में रखो। गाउट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है। गाउट आप जानते हो, यूरिक एसिड क्रिस्टल के जमा हो जाने से जोड़ों में, जॉइंट्स में जब यूरिक एसिड का क्रिस्टल जमा हो जाता है तो गाउट जैसी समस्या उत्पन्न होती है। अगला है, एक आदर्श गर्भ निरोधक में गुण होनी चाहिए। एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के पास कौन कौन से प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। गर्भ निरोधक यानी कि गर्भ को निरोध करने वाला, गर्भ को रोकने वाला, यानी प्रेगनेंसी को रोकने वाला। तो कोई भी चीज, कोई भी वस्तु जो प्रेगनेंसी को रोक रहा है, उनमें क्या सब खासियत होनी चाहिए। सबसे पहली बात, उसका यूज आसान होना चाहिए, इजी टू यूज होना चाहिए। वो आसानी से मिलना चाहिए, अवेलेबल हो हर जगह। साथ में उसके साइड इफ़ेक्ट्स कम हो और पॉकेट फ्रेंडली भी हो, ताकि हर कोई उसको खरीद सके। अगर कोई गरीब भी है और वो चाह रही है कि प्रेगनेंसी ना हो तो वो भी उसको खरीद सके। तो ये सारी कुछ खासियत होनी चाहिए। तो यहाँ पर डी हमारा राइट आंसर। अब हम लोग जानते हैं गर्भ निरोधक विधियों के बारे में, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में सबसे पहले हम दो मेथड्स में बांटते हैं। पहला है टेम्परेरी मेथड, दूसरा है परमानेंट मेथड। टेम्परेरी मेथड नाम से क्लियर है, टेम्परेरी कुछ समय के लिए। जब तक एक फीमेल बच्चे को जन्म देना नहीं चाह रही है तब तक वो इस मेथड को अपनाएगी। फिर उनका जब मन बदल जाएगा, अब वो बच्चे को जन्म देना चाहती है, तो इस मेथड को छोड़ देगी। यानी कि ये मेथड रिवर्सिबल है। परमानेंट मेथड, परमानेंट मेथड को अपनाने के बाद एक मेल और फीमेल कभी भी बच्चे को जन्म नहीं दे सकते हैं। अगर फीमेल अपनाती है तो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। अगर मेल परमानेंट मेथड को अपना रहा है तो कभी भी एक फीमेल को प्रेग्नेंट नहीं कर सकता है। तो ये हो गया परमानेंट मेथड के बारे में, जिसमें कि है वेसेक्टमी और ट्यूबेक्टमी। वेसेक्टमी मेल के लिए और ट्यूबेक्टमी फीमेल के लिए। अगला स्लाइड हिंदी में है तो हम लोग हिंदी में भी देखेंगे। सेम चीज़ हिंदी में अगले स्लाइड में लिखा हुआ है। टेम्परेरी मेथड्स के अंदर देखो कई सारे मेथड्स आते हैं। सबसे पहला है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड के अंदर देखो कौन कौन से तरीके हैं, पीरियोडिक एब्सटिनेंस, विड्रॉल मेथड और लैक्टेशनल अमेनोरिया। बैरियर मेथड, बैरियर मेथड क्या करता है, ये स्पर्म और एग को मिलने से रोकेगा, यानी उसके बीच में एक बैरियर का काम करेगा। जैसे कि कॉन्डम्स, कॉन्डम्स ये मेल के लिए भी आता है और फीमेल के लिए भी आता है। मेल के लिए ज़्यादा पॉपुलर है, फीमेल कम यूज करती है कॉन्डम्स का। उसके बाद डायफ्राम्स फीमेल के लिए, सर्वाइकल कैप्स फीमेल के लिए। तो बैरियर मेथड में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है पूरे वर्ल्ड में वो है मेल कॉन्डम्स। उसके बाद है IUD, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस।
इस मेथड के अंदर डॉक्टर्स फीमेल के यूट्रस में इस डिवाइस को लगा देते हैं। जब तक वो चाहेगी प्रेग्नेंट ना हो तब तक वो डिवाइस उसमें लगा हुआ रहेगा। जब उनका मन करेगा कि अब बच्चे को जन्म देना है तो उस डिवाइस को डॉक्टर के द्वारा निकलवा लिया जाएगा, जैसे कि कॉपर टी हो गया, कॉपर 7 हो गया, लिपेस लूप, LNG-20 और प्रोजेस्टासर्ट। उसके बाद है ओरल पिल्स, आपने सुना होगा, माला डी, माला एन, सहेली, अनवांटेड 72, ये सारे हैं ओरल पिल्स। फीमेल्स इन पिल्स को खाती है। जब तक वो चाह रही है कि बच्चे को जन्म नहीं देना है तब तक वो पिल्स का इस्तेमाल करती है। अब कुछ पिल्स ऐसे होते हैं जो डेली खाना होता है, और कुछ पिल्स ऐसे होते हैं जो सप्ताह में एक बार खाना होता है, और कुछ पिल्स ऐसे होते हैं जो इमरजेंसी के लिए है। अब बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होती हैं जो दवा खाना पसंद नहीं करती है, टैबलेट खाना पसंद नहीं करती है, तो उनके लिए इंजेक्शंस हैं। पिल्स के अंदर जो भी सब्सटेंस होते हैं वही सब्सटेंस इंजेक्शन के जरिए वो ले सकती है। इससे होगा ये कि बार बार टैबलेट नहीं खाना पड़ेगा और लंबे समय के लिए वो फ्री हो जाएगी प्रेगनेंसी से। और जिनको इंजेक्शन भी नहीं चाहिए उनके लिए इम्प्लांट है, स्किन के नीचे इन्हीं हार्मोन्स को इम्प्लांट करवा लिया जाता है और वो और लंबे समय के लिए प्रेगनेंसी से फ्री हो जाएगी। तो इन सब के अलावा आप इंजेक्शन और इम्प्लांट ये भी ध्यान में रख सकते हो। सेम चीज़ें हिंदी में लिखा हुआ है। गर्भ निरोधक विधियाँ, 2 विधियाँ, सबसे पहले अस्थायी विधियाँ और अस्थायी विधियाँ। अस्थायी नाम से ही क्लियर है, जब तक एक महिला चाह रही है कि वो बच्चे को जन्म नहीं देना है तब तक इस विधि का इस्तेमाल करना है। जब उनका मन बदल जाएगा तो इस विधि को वो छोड़ सकती है। लेकिन अस्थायी विधि के अंदर जब एक महिला और पुरुष इस अस्थायी विधि को अपनाते हैं तो वो पूरे जीवन में कभी भी महिला गर्भवती नहीं हो सकती है और एक पुरुष किसी महिला को गर्भवती नहीं कर सकता है। तो वैसेक्टमी जिसे हम लोग पुरुष नसबंदी कहते हैं और ट्यूबेक्टमी जिसे हम लोग महिला नसबंदी कहते हैं। अस्थायी विधियों के अंदर देखो कौन कौन सी विधियां हैं। पहला है प्राकृतिक विधियां जिसके अंदर 3 तरीके हैं, आवधिक संयम, बाह्य स्खलन और स्तनपान अनार्तव। रोध विधिया के अंदर कॉन्डम का इस्तेमाल किया जाता है, डायफ्राम का इस्तेमाल किया जाता है, गर्भाशय ग्रीवा टोपी का इस्तेमाल किया जाता है। कॉन्डम ये महिलाओं के लिए भी आता है और पुरुष के लिए भी आता है, लेकिन महिलाएं कम इस्तेमाल करती है कॉन्डम का, पुरुष ज़्यादा करते हैं। उसके बाद है अंतः अस्थायी युक्तियाँ IUD, इनमें जैसे कि कॉपर टी, कॉपर 7, लिपेस लूप, LNG-20, प्रोजेस्टासर्ट। खाने वाली गोलियों का इस्तेमाल करती है महिलाएं प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, गर्भधारण को रोकने के लिए। और इनके लिए जो टैबलेट्स आते हैं उनमें कुछ देख लो, यहाँ पर लिखा हुआ है माला डी, माला एन, सहेली, अनवांटेड 72। कुछ महिलाएं ऐसी होती है जो बार बार दवा खाना पसंद नहीं करती है, गोली खाना पसंद नहीं करती है, तो वो इंजेक्शंस ले सकती है। इन टैबलेट्स के अंदर जो पदार्थ भरा हुआ होता है वही पदार्थ इंजेक्शन के रूप में ले सकती है। और जिनको इंजेक्शन भी नहीं चाहिए वो इम्प्लांट करवा सकती है अपने स्किन के नीचे। अगला है इनमें से कौन एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है। इनमें से कौन एक गर्भ निरोधक के लिए प्राकृतिक विधि नहीं है। तो यूज ऑफ कॉन्डम। देखो प्राकृतिक विधि का मतलब इसमें किसी भी बाहर की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है, ना ही टैबलेट्स खानी है, ना ही कॉन्डम जैसे बैरियर मेथड का यूज करना है, ना ही यूट्रस के अंदर कोई डिवाइस फिट करना है, ना ही कोई इंजेक्शन लेना है, ना ही इम्प्लांट करवाना है, कुछ नहीं करना है। तो फिर कौन से तरीके हैं इन नेचुरल मेथड के अंदर जो एक फीमेल को प्रेग्नेंट होने से रोक सकती है। इन मेथड में देखो पहला है लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशनल एमेनोरिया का मतलब ये हुआ, मान लो कोई फीमेल है वो बच्चे को जन्म देती है, तो बच्चे को जन्म देने के बाद लगभग 6 महीने तक अपने दूध को पिलाएगी। माँ अपने बच्चों को 6 महीने तक जन्म के बाद दूध पिलाती है। तो ये जो समय होता है 5 से 6 महीने का, इस समय फीमेल के बॉडी के अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल हाई होता है ताकि मिल्क ज़्यादा से ज़्यादा बन सके। और हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन ओव्यूलेशन यानी कि अंडोत्सर्जन इसको रोकता है। तो प्रोलैक्टिन का लेवल जब हाई होगा अंडोत्सर्जन नहीं होगा, और जब अंडोत्सर्जन नहीं होगा तो निषेचन नहीं होगा। लेकिन हर फीमेल के अंदर ये तरीका काम करे ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल उसके बॉडी के अंदर ज़्यादा नहीं होता है तो वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। दूसरा है विड्रॉल मेथड। इस मेथड के अंदर एक मेल अपने पेनिस को वेजाना से बाहर निकाल लेगा इजैकुलेशन से पहले। देखो जब वीर्य स्खलन होने वाला होता है तो पुरुष को ये पहले ही पता लग जाता है कि हाँ अब उसका वीर्य स्खलन होने वाला है। तो पुरुष क्या कर सकता है, वीर्य स्खलन से ठीक पहले अपने लिंग को मादा की योनि से बाहर निकाल सकता है। तो एक तरीका ये है, लेकिन इसके फेल होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, सक्सेस रेट यहाँ पे बहुत ही कम है। तो ये हो गया बाह्य स्खलन, यानी कि बाहर में स्खलन करना है,
योनि के अंदर स्खलन नहीं करना है। तीसरा है आवधिक संयम, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। याद रखना यहां पर मैं तब की बात कर रहा हूं जब किसी और तरीका को नहीं अपनाया जा रहा है। आवधिक संयम के बारे में देखो, थोड़ा सा हम लोग यहां पर बात करते हैं। मान लो किसी फीमेल के अंदर 28 दिनों का साइकिल चलता है। अगर 28 दिनों का साइकिल चलता है तो 14वें दिन 14th डे अंडोत्सर्जन होगा, ओव्यूलेशन होगा, यानी कि अंडाशय से जो अंडाणु है वो निकलेगा बाहर और फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाएगा। तो 14th डे अंडोत्सर्जन हुआ और इसी दिन अगर वो सेक्स कर लेती है और मेल अपने स्पर्म को वेजाना के अंदर डिपॉजिट कर देता है तब वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। लेकिन मान लो 14th डे वो नहीं करती है, 13th डे कर चुकी है तो भी प्रेग्नेंट हो जाएगी। मान लो 13th डे भी नहीं की हुई है, 14th डे पर भी नहीं की हुई है, 12th डे पे वो सेक्स की थी और मेल अपने स्पर्म को डिपॉजिट कर दिया था। 12th डे पर, याद रखना, ना तो 13th को की ना ही 14th डे पर की, 12th डे पर वो कर चुकी है तो भी वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। कारण क्या है? कारण यह है कि स्पर्म 3 दिनों तक एक्टिव रहने वाला है। जो स्पर्म होता है उसका लाइफ फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, प्रजनन मार्ग में 72 घंटों तक वो सक्रिय होता है, यानी 3 दिनों तक वो सक्रिय होता है। इस 3 दिन के अंदर वो एग को फर्टिलाइज कर सकता है। तो मान लो 12th डे पर अगर मेल ने अपने स्पर्म को डिपॉजिट किया था तो वो 12th डे, 13th डे और 14th डे 3 दिनों तक एक्टिव रहने वाला है। और अगर 14th डे पर अंडोत्सर्जन हुआ तो वो अंडाणु, वो एग फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाएगा और वो फर्टिलाइज हो जाएगा। लेकिन ये तो तब हुआ जब हमने ये कहा कि 14th डे पर ओव्यूलेशन हुआ, अंडोत्सर्जन हुआ। लेकिन जरूरी नहीं है, अगर हार्मोन का बैलेंस बिगड़ता है तब ये 14th डे पर ना होकर के हो सकता है 13th डे पर ही हो जाए, हो सकता है 12th डे पर ही हो जाए। तो मान लो अगर 12th डे पर ओव्यूलेशन हुआ तो प्रेग्नेंट होने के चांसेस क्या हो जाएंगे? अगर 10th डे पर वो सेक्स कर चुकी है तो भी प्रेग्नेंट हो जाएगी, 11th डे पर कर चुकी है तो भी हो जाएगी, अगर वो 12th डे पर करती है तो भी हो जाएगी। और ऐसे ही यहाँ पर यह भी हो सकता है कि 14th डे पर ना हो ओव्यूलेशन, 15th डे पर हो जाए, 16th डे पर हो जाए। तो इस हिसाब से हम लोग ये कहते हैं कि ये जो 10th डे से लेकर के 17th डे है, इनमें कपल्स को संयम बरतना होगा, इन दिनों संभोग नहीं करना होगा। तो इन दिनों क्या है, एक मेल और फीमेल इंटरकोर्स से बचे, क्योंकि ये वो समय है, ये वो पीरियड है जब प्रेगनेंसी के चांसेस अधिक हैं। अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने 28 दिन का साइकिल माना तो 11th डे, 12th डे, 13th डे ये पढ़ा। फर्स्ट डे कौन सा डे होगा? साइकिल का फर्स्ट डे कौन सा डे होता है? फर्स्ट डे मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ पिछले चैप्टर में कि वो डे होता है जब पहली बार ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जब पहली बार स्टार्ट होती है उसे फर्स्ट डे ऑफ साइकिल कहा जाता है, चक्र का पहला दिन कहा जाता है, जो साधारणतः 4 से 5 दिनों तक चलती है। तो पहले दिन से लेकर के 5वें दिन तक तो ब्लीडिंग फेज होता है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग फेज होता है। उसके बाद 6th से 9th डे संभोग किया जा सकता है और उसके बाद 18th से 28th डे संभोग किया जा सकता है। इन दिनों बचना होता है। अगला है, इनमें से कौन एक बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है? ये क्या करेगा? ये एग और स्पर्म को मिलने से रोकता है, ये मिलने ही नहीं देगा। तो कॉन्डम, डायफ्राम और सर्वाइकल कैप। डायफ्राम फीमेल्स के लिए, सर्वाइकल कैप फीमेल के लिए, और कॉन्डम ये मेल और फीमेल दोनों के लिए आता है, लेकिन मेल कॉन्डम सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा यूज होता है। इनमें से कोई नहीं है जो एक बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है। अगला है, इनमें से कौन है जो अंतःगर्भाशयी युक्ति है? कौन है जो इंट्रायूटेराइन डिवाइस है? तो कॉपर टी, कॉपर 7, लिपेस लूप, ये सारे के सारे हैं। तो ऑल ऑफ दीज राइट आंसर। इस पिक्चर को आप ध्यान से देखो, ये है यूट्रस और यूट्रस के अंदर आपको टी शेप का कुछ लगा हुआ दिख रहा होगा। ये है इंट्रायूटेराइन डिवाइस, अंतःगर्भाशयी युक्ति, यानी एक ऐसी युक्ति जो गर्भाशय के अंदर सेट किया जाता है। इसका इस्तेमाल एक फीमेल खुद से नहीं कर सकती है, एक डॉक्टर के जरिए इस डिवाइस को यूट्रस में सेट करवाया जाता है। ये जो अंतःगर्भाशयी युक्तियाँ हैं, ये जो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेज हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है नॉन मेडिकेटेड, यानी कि औषधि रहित, जैसे कि यहाँ पर देखो लिपेस लूप, ध्यान में रखना लिपेस लूप,
ये इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है, वो भी नॉन मेडिकेटेड, यानी इसमें किसी भी तरह का औषधि का इस्तेमाल नहीं किया गया है, किसी भी तरह का कोई केमिकल्स का यूज नहीं किया गया है। दूसरा होता है कॉपर आयन रिलीजिंग, यानी इन डिवाइसेस में कॉपर आयंस होते हैं जो रिलीज होते रहते हैं यूट्रस के अंदर, जैसे कि कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। तीसरा है हार्मोन्स रिलीजिंग, तो जो आईयूडी हार्मोन्स रिलीज करते हैं, जैसे यहाँ पर था कॉपर रिलीज कर रहा था, उसी प्रकार से अगर आईयूडी इंट्रा यूटेराइन डिवाइस हार्मोन्स को रिलीज कर रहा है तो हम उसे बोलते हैं हार्मोन्स रिलीजिंग इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, हार्मोन छोड़ने वाला अंतःगर्भाशयी युक्ति। तो इसका एग्जाम्पल है एलएनजी लेवेनोजेस्ट्रल, जो आपने देखा था थोड़ी देर पहले एलएनजी 20, वो यही था लेवेनोजेस्ट्रल 20। अब देखो ये काम कैसे करता है। जो नॉन मेडिकेटेड आईयूडी है ये फैगोसाइटोसिस को बढ़ाता है। फैगोसाइट्स क्या होते हैं? फैगोसाइट्स कुछ ऐसे डब्ल्यूबीसी होते हैं जो बाहर से आने वाले फॉरेन पार्टिकल्स, जैसे कि वायरस हो गया, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, या फिर हमारे ही बॉडी के अंदर जो सेल्स डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं, मर रहे होते हैं, बीमार हो गए होते हैं, उनको वो खा जाता है, निगल जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं फैगोसाइट। और ये जो निगलने की प्रक्रिया है इसे बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। तो जब इस डिवाइस को यूट्रस के अंदर फिट किया जाता है तो इम्यून सिस्टम को ऐसा लगता है कि बाहर से कोई फॉरेन मटेरियल बॉडी के अंदर आ चुका है, और इससे बचने के लिए इम्यून सिस्टम बहुत सारे फैगोसाइट्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और ये फैगोसाइट्स क्या करते हैं, जैसे ही स्पर्म यूट्रस के अंदर पहुंचता है सबको मार देता है। तो जो नॉन मेडिकेटेड आईयूडी होता है ये फैगोसाइटोसिस को इंक्रीज करता है। कॉपर आयंस रिलीजिंग आईयूडी ये क्या करता है, ये कॉपर आयंस को रिलीज करता है। ये कॉपर आयंस स्पर्म को लंगड़ा लूला बना देता है, यानी इस लायक बना देता है कि वो एग के पास फैलोपियन ट्यूब में पहुंच ही नहीं पाएगा, और मान लो वहां तक पहुंच भी गया तो वो इस लायक हो जाएगा कि वो एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। वो उसका हाल कुछ ऐसा हो जाएगा कि वो अंडाणु को निषेचित नहीं कर पाएगा। और उसके बाद है हार्मोन्स रिलीजिंग आईयूडी। ये क्या करेगा, ये हार्मोन्स को रिलीज करेगा, और ये हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन। तो ये प्रोजेस्टेरॉन का जब लेवल फीमेल के बॉडी के अंदर हाई होता है तो अंडोत्सर्जन नहीं हो पाता है। जैसे आपने प्रोलैक्टिन के बारे में पढ़ा कि प्रोलैक्टिन का लेवल अगर हाई हो तो अंडोत्सर्जन नहीं होगा, इसी तरीके से अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी हाई हो जाए तो भी अंडोत्सर्जन नहीं होता है। तो अगर अंडोत्सर्जन नहीं होगा तो निषेचन, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ये सारे तरीके होते हैं इन सब आईयूडी का काम करने का। अगला है इनमें से कौन है जो एक कॉपर रिलीजिंग आईयूडी नहीं है, कॉपर रिलीजिंग इंट्रा यूटेराइन डिवाइस नहीं है। कॉपर टी है, कॉपर 7 है, मल्टीलोड 375 भी है। प्रोजेस्टासर्ट ये हार्मोन्स रिलीजिंग आईयूडी है, हार्मोन छोड़ने वाला अंतःगर्भाशयी युक्ति है। दो याद रखो आप, प्रोजेस्टासर्ट और लेवेनोजेस्ट्रल एलएनजी। अगला है एलएनजी 20 है, क्या है? लेवेनोजेस्ट्रल 20 क्या है? ये एक इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है, अंतःगर्भाशयी युक्ति है। तो बी हमारा राइट आंसर। और इसमें भी कौन सा, 3 तरह के होते हैं ना, एक कॉपर आयन छोड़ने वाला, एक हार्मोन छोड़ने वाला, और दूसरा जिसमें कि कोई भी औषधि नहीं है। तो एलएनजी 20 और प्रोजेस्टासर्ट ये है हार्मोन छोड़ने वाला आईयूडी। अगला है कॉपर टी कौन से आयन को रिलीज करता है? कॉपर आयंस। अगला है इनमें से किस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का कोई साइड इफेक्ट नहीं है? यह है नेचुरल मेथड। देखो जो भी मेथड्स हैं, अगर हम नेचुरल मेथड को छोड़ दें तो जो भी मेथड है उन सब का थोड़ा ना थोड़ा साइड इफेक्ट जरूर है। नेचुरल मेथड में कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन नेचुरल मेथड का सक्सेस रेट भी कम है। अगला है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होता है, जो आपने देखा टेम्परेरी मेथड के अंदर जो ओरल पिल्स वाला मेथड है, तो उस पिल्स के अंदर क्या होता है? इन विकल्पों के अनुसार हम यहाँ पर बी आंसर टिक करेंगे। देखो कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल पिल्स 3 तरह के होते हैं, ठीक है, 3 तरह के होते हैं। इसको हम लोग बाद में देखेंगे। आप ये याद रखो, कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल पिल्स गर्भ निरोधक गोलियां 3 तरह की होती है। पहला वो जिसके अंदर केवल प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो ये जो भी टैबलेट्स हैं इन सब में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है। यहाँ देखो लिखा हुआ है प्रोजेस्टोजेन, तो ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ही है,
ठीक है, आप प्रोजेस्टेरोन बोल दो या फिर प्रोजेस्टेरोन बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ही है। तो इन सारे ही टैबलेट्स के अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। दूसरा टैबलेट है जिसके अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों मिक्स होता है, कंबाइन होता है, जैसे कि माला डी, माला एन, इन टैबलेट्स के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये दोनों कंबाइन होते हैं। और तीसरा होता है नॉन स्टेरॉइडल। देखो, एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये सब स्टेरॉइड हार्मोन है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल से बने हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आते हैं, गर्भ निरोधक गोलियां आती हैं, जिनमें ये दोनों ही हार्मोन्स नहीं होते हैं, उनमें कुछ और ही पदार्थ होता है, तो उसे बोलते हैं नॉन स्टेरॉइडल। जैसे कि सहेली, जो सहेली पिल्स हैं, इनमें ना तो एस्ट्रोजन होता है ना ही प्रोजेस्टेरोन होता है, और इसीलिए बोलते हैं इसे नॉन स्टेरॉइडल। अब देखो, दो तरह के पिल्स होते हैं, एक जो डेली खाना होता है, दूसरा जो सप्ताह में एक बार खाना होता है। तो ये जो पिल्स है, चाहे ये हो गया, चाहे ये हो गया, माला डी, माला एन, या फिर ये जिसमें केवल प्रोजेस्टेरोन होता है, ये वो पिल्स हैं जो फीमेल डेली खाएगी। जब तक वो प्रेगनेंसी रोकना चाहती है तब तक खाना पड़ेगा, और जब वो चाहेगी बच्चे को जन्म देना, इस पिल्स का इस्तेमाल करना वो छोड़ देगी। ये जो सहेली पिल है ये साप्ताहिक है, सप्ताह में एक बार इसे खाना होता है। तो दो तरह के पिल्स आते हैं, एक जो वीकली फीमेल यूज करती है और एक वो जो डेली बेसिस पे। अब देखो, एक और होता है इमरजेंसी पिल। नाम से ही क्लियर है, इमरजेंसी में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अनवांटेड 72, इस नाम का जो पिल आता है ये इमरजेंसी पिल है। इस पैकेट पे लिखा भी होता है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। इस पिल का इस्तेमाल तब किया जाएगा जब एक फीमेल वो नहीं चाह रही थी कि प्रेग्नेंट हो, लेकिन वो हो गई। ऐसे कंडीशन में इस इमरजेंसी पिल का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बार बार इसका इस्तेमाल फीमेल के लिए डेंजरस साबित हो सकता है। बार बार इस गोली को खाना एक महिला के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए ऐसा हो ही ना कि इस इमरजेंसी पिल का इस्तेमाल किया जाए। अगला है, गर्भ निरोधक गोलियों में किन दो हार्मोन का संयोजन होता है। एक तो पिल्स वो होते हैं जिनके अंदर केवल प्रोजेस्टेरोन होता है, एक वो होते हैं जिसके अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों कंबाइन होता है। तो आप देख लेना विकल्प किस प्रकार से है, उस प्रकार से वैसे आप टिक करना। ये सवाल वैसे आपके आरआरबी जेईई में पूछा हुआ है। अगला है, जो खाई जाने वाली गर्भ निरोधक गोली है वो जनसंख्या, वो जन्म दर को नियंत्रित करती है किस प्रकार से, इनमें से किस प्रकार से? अंडोत्सर्जन को रोक करके, ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करके। अगला है, इनमें से कौन एक स्टेरॉइड हार्मोन नहीं है। देखो, जो स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल से बने होते हैं। तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन, ये भी स्टेरॉइड हार्मोन है। थायरोक्सिन ये स्टेरॉइड हार्मोन नहीं है, ये अमाइन हार्मोन है। अगला है, इनमें से कौन एक नॉन स्टेरॉइडल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। कौन है जो इनमें से एक गैर स्टेरॉइडल गर्भ निरोधक गोली है? ये है सहेली पिल। अगला है, इनमें से कौन है जो गलत है सहेली पिल के बारे में। जो सहेली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है इसे बनाया गया था लखनऊ में CDRI के द्वारा। CDRI का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये लखनऊ के अंदर है भारत में। और सहेली पिल मैंने आपसे कहा कि ये 1 वीक पिल है, सप्ताह में एक बार खाना होता है। इसका जो कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू है वो हाई होता है, उच्च निरोधक क्षमता वाली ये पिल है। तो A सही है, B सही है, C सही है। इसमें केवल प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि सहेली पिल ये नॉन स्टेरॉइडल है। अगला है, इनमें से कौन एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, गर्भ निरोधक गोली है। यहां हो जाएगा सहेली। नेक्स्ट है, सहेली जो पिल है इसकी खोज कहाँ हुई? लखनऊ के अंदर। अभी आपने देखा CDRI ने सबसे पहले इस पिल को बनाया था। अगला है, इनमें से किसका इस्तेमाल इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में किया जाता है, आपातकालिक गर्भ निरोधक के रूप में किया जाता है। यह है अनवांटेड 72। ये पैकेट है अनवांटेड 72 का। यहाँ देखो लिखा हुआ है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट, और यहाँ देखो लिखा हुआ है लेवेनोजेस्ट्रल। तो थोड़ी देर पहले जो आपने प्रोजेस्ट्रोजन देखा या फिर यहाँ पर जो लेवेनोजेस्ट्रल देख रहे हो, ये और कुछ नहीं सिंथेटिक फॉर्म है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का। यानी कि इन टैबलेट्स के अंदर ही
प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है। अगला है, इनमें से कौन एक परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, अस्थायी गर्भ निरोधक विधि है? ये है वेसेक्टमी। बी हमारा राइट आंसर। अब यहाँ दो पिक्चर्स दिखाए गए हैं, ये है वेसेक्टमी का, ये है ट्यूबेक्टमी का। वेसेक्टमी के अंदर देखो क्या हुआ, वास डिफरेंस को कट कर दिया गया और बांध दिया गया। ठीक है, दोनों ही वास डिफरेंस को, शुक्रवाह को काट दिया जाता है फिर बांध दिया जाता है। आप जानते हो कि जो शुक्राणु है, जो स्पर्म्स है, वो टेस्टिस में बनने के बाद ये शुक्रवाहक से होते हुए, यूरेथ्रा से होते हुए लिंग से बाहर आएगा, पेनिस से बाहर आएगा। जब रास्ते में ही हम शुक्रवाह को काट देंगे तो क्या होगा, वीर्य के साथ ये शुक्राणु बाहर नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा कि वीर्य बाहर नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा कि सीमेन बाहर नहीं आएगा, सीमेन तो आएगा, लेकिन सीमेन में जो 10% स्पर्म्स होते हैं वो बाहर नहीं आएगा। वास डिफरेंस को कट कर दिया गया है, तो जो भी स्पर्म्स बनेंगे वो एपिडाइडमिस तक ही आएगा और उसी में वो मर जाएगा। तो पुरुष नसबंदी से पहले और पुरुष नसबंदी के बाद अंतर सिर्फ इसमें आता है कि जो वीर्य बाहर आएगा उसमें शुक्राणु नहीं होगा। तो इसमें यह मत सोचना कि ऐसा करने के बाद वीर्य बाहर नहीं आएगा, वीर्य तो आएगा, हर कुछ पहले जैसा होगा, हर कुछ पहले जैसा ही नॉर्मल होगा। बस अंतर इसमें आएगा कि जो वीर्य बाहर आ रहा है उसमें शुक्राणु नहीं होगा, स्पर्म्स नहीं होंगे, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसा लाइफ पहले था वेसेक्टमी से पहले, वैसा ही लाइफ वेसेक्टमी के बाद होगा। तो ये हो गया पुरुषों के अंदर पुरुष नसबंदी जिसे कहते हैं। अब है महिला नसबंदी या फिर स्त्री नसबंदी, जिसे हम लोग ट्यूबेक्टमी कहते हैं। इसके अंदर क्या करा जाएगा, इसके अंदर फैलोपियन ट्यूब को काट करके बांध दिया जाएगा, ताकि स्पर्म जब वेजाइना में डिपॉजिट हो तो यहाँ से ऐसे यूट्रस से होते हुए ये फैलोपियन ट्यूब में उस स्थान तक ना पहुँच पाए जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है। तो इसमें क्या हुआ, फैलोपियन ट्यूब को काट करके बांध दिया गया। तो वास डिफरेंस को कट किया यानी कि वेसेक्टमी, फैलोपियन ट्यूब को कट किया यानी कि ट्यूबेक्टमी। अब देखो मेल स्टेरिलाइजेशन को क्या कहा जाता है, पुरुष नसबंदी को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है वेसेक्टमी। अब यहाँ पर यह कंफ्यूजन हो सकता है ट्यूबेक्टमी होगा कि वेसेक्टमी होगा, तो सिंपल सी बात है, वास डिफरेंस किस में होता है, मेल में होता है, तो वास डिफरेंस यानी कि वेसेक्टमी। तो बी हमारा राइट आंसर। ट्यूबेक्टमी में जो ट्यूब है यहाँ से फैलोपियन ट्यूब याद रखो, तो ये हो जाएगा स्त्री नसबंदी। एक और यहाँ देखो मोनॉर्किडिज्म। मोनॉर्किडिज्म में क्या होगा, जनरली क्या होता है, एक मेल के अंदर स्क्रोटम में 2 टेस्टिस होते हैं, वृषण कोश में 2 वृषण होते हैं। अगर कोई मेल जिसके स्क्रोटम के अंदर केवल एक ही वृषण है, केवल एक ही टेस्टिस है, तो उस स्थिति को कहा जाता है मोनॉर्किडिज्म। उसके बाद एक और देखो ऑर्काइटिस। ऑर्काइटिस का मतलब होता है वृषण में सूजन, इन्फ्लामेशन इन टेस्टिस। फीमेल स्टेरिलाइजेशन को क्या कहा जाता है, ट्यूबेक्टमी। यहाँ देखो लिखा हुआ है हिस्टेरेक्टमी। हिस्टेरेक्टमी का मतलब ये हुआ सर्जरी के जरिए यूट्रस को हटा देना, सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस। ऐसे ही है साल्पिंगेक्टमी, इसका मतलब होता है सर्जरी के जरिए फैलोपियन ट्यूब को हटा देना। तो इन 2 वर्ड्स को भी ध्यान में रखो। अगला है, इनमें से कौन एक टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, कौन एक अस्थायी गर्भ निरोधक विधि है, तो ये हो जाएगा कॉपर टी। तो ये हमारा इस चैप्टर का पार्ट 1 है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच।